नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसके इसके मतलब 35% एलआईसी कोटा के तहत जो कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के चयन के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी जबलपुर द्वारा, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था। 55 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि 55 के बाद 110 तक के ऐसे क्वेश्चन है और फटाफट देखेंगे। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है। 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन करने हैं और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। 35% एलईसी कोटा है तो ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है विच इज नॉट पेनल्टी एज पर डीआर। निम्न में से कौन सा एक दंड डीआर के अनुसार नहीं है? ए विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि पर रोक, बी सेंसर यानी कि निंदा, सी कंपल्सरी रिटायरमेंट अनिवार्य सेवानिवृत्ति और डी रिकॉर्डेड वार्निंग रिकॉर्ड की गई चेतावनी। तो डीआर में जो पेनल्टीज दी गई हैं टॉप 3 जो हैं ए बी सी हैं। ये जो ऑप्शन डी है रिकॉर्डेड वार्निंग वो नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 सॉरी। ए रेलवे सर्वेंट में prefer a review under Rule 25A of DR 1968 टू DR 1968 के नियम 25A के तहत एक रेल सेवक समीक्षा हेतु रिव्यू दे सकता है तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है और किसी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। विच मास्टर सर्कुलर विथ सीजीए, कौन सा मास्टर परिपत्र अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है? ए मास्टर सर्कुलर नंबर 16, बी मास्टर सर्कुलर नंबर 8, सी मास्टर सर्कुलर नंबर 66 एंड डी मास्टर सर्कुलर नंबर 18। होता क्या है कि रेलवे बहुत सारे किसी विषय पे कोई भी जो है सर्कुलर जारी करती है, उनको एक जगह एकुमुलेट करके और एक मास्टर सर्कुलर जारी किया जाता है। तो उनके बारे में ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड के लिए जो मास्टर सर्कुलर है वो 16 है जो हमारे ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, मास्टर सर्कुलर नंबर 8 जो है अप्रेंटिस एक्ट से रिलेटेड है और जो अप्रेंटिस एक्ट जो है वो 1961 का है। उसके अंदर जो ट्रेनिंग जो करते हैं अप्रेंटिस और उनके जो उनके लिए क्या है कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर उनके अप्रेंटिसशिप की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो होती है जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनके लिए जो परिपत्र जारी किए गए हैं उनको एकुमुलेट किया गया है मास्टर सर्कुलर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ वेतन भी वेतन नहीं कर सकते हैं, स्टाइपेंड देना पड़ता है 7,000 के करीब अभी वर्तमान में मेरे ख्याल से है। तो वो उसके लिए एक बंदा होता है वहाँ पे जो इस तरह के चीज़ों को डील करता है। ये अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के अंदर भी होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के उनके अंदर भी होते हैं और जैसे आईओडब्ल्यू वगैरह है वहाँ भी उनको डिप्यूट किया जाता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग ट्रेड के होते हैं। ठीक है, मास्टर सर्कुलर नंबर 66 जो है वो है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज जो डीआर से रिलेटेड है उसके लिए है। मास्टर सर्कुलर नंबर 18 जो है प्रोविजन ऑफ स्कूल इन रेलवे कॉलोनीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज। ठीक है, तो जो रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर जो स्कूल होते हैं जैसे केवीएस वगैरह हैं, केंद्रीय विद्यालय, तो उनके लिए जो रूल्स वगैरह हैं वो हमारे लिए मतलब रेलवे एम्प्लॉय के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बाहर वाले लोगों को भी देना पड़ता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है। तो उसके लिए रेलवे बोर्ड ने काफ़ी सर्कुलर जारी किए हैं जिसको एक्यूमुलेट करके मास्टर सर्कुलर नंबर 18 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 पे चलते हैं। द फैमिली ऑफ रेलवे सर्वेंट हु डाइड इन हार्नेस मे बी परमिटेड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, रेलवे सेवक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम अवधि के लिए रेलवे के क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा सकती है 2 वर्ष के लिए, जो ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूनिवर्सल टाइप की हैं, उसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कुछ लगे आपको लॉजिक, तो लॉजिक ज़रूर आप याद रखें, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को हम देखते हैं। दो पार्ट में आपको दिख रहा होगा, पेज ब्रेक है यहाँ पे। वेयर इज वेयर इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट IRITM इज लोकेटेड। भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान IRITM कहाँ स्थित है? तो ये एक्चुअली बड़ौदा नहीं है, सॉरी, ये लखनऊ में है। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है कि जो इनकी जो क्वालिटी है कि जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं ट्रैफिक सर्विस के, उनको ट्रेन करने के लिए, प्रोफेशनल जो स्टाफ होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए इसको सेटअप किया गया है। तो आप चाहें तो इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों की कि आपको कहीं विजिट करना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। पर मुझे तो लोग इस तरह करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मुझे आंसर ही देखने का टाइम नहीं है। तो जब आंसर देखने का टाइम नहीं होगा तो लोग किसी की साइट पे कैसे विजिट करके वहाँ से अपना नॉलेज को एनहांस करेंगे? तो टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये भी वन लाइनर है और इसमें कोई चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप माइंड में सेटअप कर ले कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, सी नंबर। रेलवे मुख्य सुरक्षा आयुक्त CCRS किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अभी जो है वो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके क्या, वो अभी वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वांटम ऑफ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA पेबल टू IRMS डॉक्टर इज ऑफ बेसिक पे। ठीक है, तो ये बेसिक पे जो है ये 20% है, और इसका जो RB नंबर होगा वो होगा 82/2017। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है 62 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। द फैमिली पेंशन विल बी पेड इन विच ऑर्डर और सीक्वेंस। परिवार पेंशन का भुगतान किस क्रम या अनुक्रम में किया जाएगा? पहला है स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट, रेल सेवक की पत्नी, ये नंबर 1 पे ही रहेगी, क्योंकि जो भी स्पाउस होगा, पति या पत्नी जो भी होंगे, ठीक है, वो उनको एक दूसरे के अगेंस्ट परिवार पेंशन फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, नंबर 2 कहता है कि अनमेरिड चिल्ड्रन बिलो 25 ईयर्स, ठीक है, 25 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चे, ये भी सही है। ये नंबर 2 पे ही रहेंगे। डिसेबल्ड चिल्ड्रन फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए विकलांग बच्चे। ठीक है, और नंबर 4 पे है अनमेरिड विडो डाइवोर्स डॉटर अबव 25 ईयर टिल रीमैरिज, 25 ईयर्स से अधिक की अविवाहित विधवा तलाकशुदा बेटी या पुनर्विवाह तक। तो ये भी सही है, यानी कि चारों लोगों को तो मिलता है। अब हमको सीक्वेंस देखना है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है वो है, पहला स्पाउस को मिलेगा, पति पत्नी जो भी होंगे। दूसरा अनमेरिड चिल्ड्रन बिलो 25 ईयर्स, ये भी सही है। फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा वो अनमेरिड विडोड एंड डाइवोर्स्ड डॉटर जो है, वो नंबर यानी कि चौथे नंबर का है, वो 3 नंबर पे आएगा। दैट मीन्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है वो 4th नंबर पे आएंगे। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी बनता है यही सही होगा। ठीक है, ये सही होगा, तो मेरे हिसाब से ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ वेज 2019 वेज पीरियड फॉर
पेमेंट ऑफ वेजेस कैन नॉट बी मोर देन, वेतन संहिता 2019 के अनुसार मजदूरी के भुगतान के लिए वेज पीरियड की अवधि 1 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर हमारा होगा। ठीक है, इसमें वेज पीरियड के अंदर जो है वो 1 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है और 1 महीने, 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ सवाल यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स अप टू विच अमाउंट फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स बट शैल इंटीमेट टू गवर्नमेंट इफ वैल्यू एक्सीडेड। ग्रुप ए रेल सेवक अपने नजदीकी रिश्तेदारों या दोस्तों से कितने राशि तक उपहार स्वीकार कर सकता है जिसका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं है, जिससे अधिक हेतु सरकार को इसकी सूचना देनी होगी। ऑप्शन ए है 25,000, बी 15,000, सी 7,500 रुपीज एंड डी इज 10,000। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ग्रुप ए के लिए वो ऑप्शन ए होगा 25,000। ठीक है, ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000 है। दैट मीन्स ये तो ये जो है 15,000 रुपये जो है वो ग्रुप बी के लिए है और 7,500 रुपये जो है वो ग्रुप सी के लिए है। ठीक है, तो यही है ग्रुप ए के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ये 25,000। ठीक है, 10,000 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 को देखते हैं। अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेबल टू फैमिलीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज हु डाइड इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोनाफाइड ड्यूटीज। वास्तविक कर्तव्यों के पालन के दौरान मृत्यु हो जाने पर रेल कर्मचारियों के परिवारों को देय अनुग्रह राशि कितनी है? तो एक्चुअली ये 25 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अलग अलग सवाल आते हैं, तो इस चैप्टर को कभी छोटा वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि एक ग्रेशिया जो है हाई एल्टीट्यूड पे होने पे 35 लाख रुपए है और नॉर्मल ड्यूटी के दौरान इस तरह के जो है बोनाफाइड ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान 25 लाख रुपीज़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द रेट ऑफ breakdown allowance are revised by RB number 106 by 2070 payable to level 6 per month। लेवल 6 के कर्मचारी को RBE 106 by 2017 के द्वारा संशोधित ब्रेकडाउन भत्ते की दर प्रति माह है। तो एक्चुअली ये 6,075 रुपीज़ है। ठीक है, तो यही सही आंसर होगा। दो और रेट हैं, ये आप बताइए, ये दोनों रेट मेरे ख्याल से आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 1800 जीपी वाले जो बंदे हैं अपने स्टाफ हैं उनके लिए हैं, और ये जो है 1900, ठीक है, 2400 और 2800, ये तीनों के लिए इस तरह 405 रुपये है, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, तो कृपया जांच कर लें, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, और लेवल 6 के लिए तो ये है ही ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि 42 के लिए। ठीक है, ये 4200 रुपीज़ लेवल 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 68 पे और समझने का प्रयास करते हैं। ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट allowance as per RB number 80 by 2017 to employ under a suspension for full calendar month is। RB नंबर 80 2017 के अनुसार निलंबन के अधीन कर्मचारी को पूरे कैलेंडर वर्ष माह के लिए परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए है 25% ऑफ नॉर्मल,
ठीक है, सामान्य का 25%, बी नील, सी 10% ऑफ नॉर्मल यानी कि सामान्य का 10%, और डी 50% ऑफ नॉर्मल सामान्य का 50%। अब यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी से लॉजिक लगाते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब आरबी नंबर के हिसाब से भी लगाते हैं तो यही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई पूरे कैलेंडर माह में अगर नहीं ड्यूटी को अटेंड करता है तो उसको आने जाने, यहाँ पे ये भी बात है कि सस्पेंशन है तो उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको मास्टर में साइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सस्पेंड है। तो कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा क्योंकि भले सस्पेंड है लेकिन मास्टर पे तो साइन करेंगे, लेकिन ये सब मिथ है। तो वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है। कोई इम्प्लॉय अगर सस्पेंड होता है तो वो घर पे रहेगा और उसके लिए उसको परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आरबी नंबर 80/2017 जो है वो भी यही कहता है कि अगर कोई पूरे कैलेंडर आवर्स में है तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर कोई ट्रेनिंग के दौरान है और पूरे महीने ट्रेनिंग है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक और रूल ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी जो है वो पहले माह मतलब आप मान लीजिए कि अगर दिसंबर महीने से स्टार्ट करता है अपनी ट्रेनिंग और जनवरी माह के दौरान पूरे महीने के दौरान उसकी ट्रेनिंग चलती है तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये कीप इन माइंड, इस तरह के सवाल अभी आएंगे क्योंकि अब जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे डीप नॉलेज की जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसबीए फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग होम एज पर आरबी नंबर 101/2018। आरबी नंबर 101/2018 के अनुसार मौजूदा घर के विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम राशि है। ऑप्शन ए है 25 लाख रुपए, बी है 30 लाख रुपए, सी है 10 लाख रुपए और डी है नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 लाख रुपए। लेकिन ऐसे पूछते तो ये नॉर्मली अगर एग्जिस्टिंग होम की जगह ऐसे पूछते तो 25 लाख रुपए हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। यूडीएम फॉर स्टोर मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, तो यूजीएम जो है ये यूजर डिपो मॉड्यूल है जो स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया मतलब क्या बोलते हैं यूज किया जाता है, और जो हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टोर मतलब होता है। जैसे पर्सनल में भी स्टोर होते हैं, मैकेनिकल में अपना स्टोर होता है, क्योंकि उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो खरीदारी लोकल परचेज और जो नॉर्मल स्टोर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे यूजर डिपो मॉड्यूल है, ये एक्चुअली 28 सितंबर 2020 को पीसी शर्मा जो उस वक्त के इंचार्ज थे, उन्होंने मेंबर रेलवे बोर्ड थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्म अभी इशू किए जा रहे हैं। एक S1313 है जो कंबाइंड रिक्वेजिशन और इशू नोट भी कहलाता है, और दूसरा है 1830 S1830 जो है वो इम्प्रेस्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, S1830 इम्प्रेस्ड नोट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा आपको मैंने बताया S1313। ठीक है, ये कंबाइन रिक्विजिशन है। ठीक है, ये रिक्विजिशन है, और ये शॉर्ट में कम नोट भी है, इशू नोट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस मॉड्यूल के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है
क्योंकि जैसे आप किसी सामान के लिए जाते हैं, आप उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर हो सके। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ पेपर्स चाहिए, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जोरेक्स पेपर चाहिए, तो आप यहाँ से यूजर डिपो मॉड्यूल से आप अपने ऑफिस से ही इशू नोट के लिए आप कोड डालेंगे, और वो जो वहाँ पे स्टोर है, जो जहाँ CDMS बैठते हैं, सिर्फ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं, CDMS, तो उनके उस मॉड्यूल पे पहुंच जाएगा और वो जांच करेंगे कि हाँ इसके अंदर जो SSN कोड वगैरह डाले हैं, और उन्होंने वो सारा जांच करने के बाद वो इशू कर देंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ उन्होंने इशू किया है, आप अपने बंदे को भेज के, अपने अपने स्टाफ को भेज के, वहाँ से वो नोट के साथ ही एक नोट जनरेट होगा जो जिसको प्रिंट किया जाएगा, और उसके साथ ही वो उनको मटेरियल दे देंगे। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पहले क्या होता था, एक मेमो बनता था, फिर हम वो स्टाफ को भेजते थे, उस पर वो करेक्शन करते थे कि हाँ इतना ही दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो सब चीज़ें अब ऑनलाइन होगी। ये यूजर डिपो मॉड्यूल की एक खासियत है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन अप्लाइड बाय 7th CPC, 7वें वेतन आयोग द्वारा लागू किए गए युक्तिकरण का सूचकांक क्या है? ठीक है, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये अक्सर आने की संभावना हर एग्जाम में है। तो ये है 2.57, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा नहीं है। तो पे कमीशन पे जहाँ भी कुछ पढ़ने को मिले ज़रूर पढ़िए, मेरा ये पर्सनल सुझाव है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, आउट ऑफ पेंशन एज ए पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय, पेंशन में कटौती के रूप में दंड लगाया जा सकता है। तो ये केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, जो ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, और कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, ओपन लाइन कैजुअल लेबर विल बी गिवन टेम्पररी स्टेटस आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ कंटिन्यूअस वर्क। ओपन लाइन आकस्मिक श्रमिक को कितने दिनों तक लगातार काम करने के बाद अस्थायी दर्जा दिया जाएगा? ए 60 डेज 60 दिन, बी 90 डेज 90 दिन, सी 120 दिन 120 डेज, एंड डी 150 डेज 150 मतलब 150 दिन। तो जो सही आंसर है वो सी है, 120 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, द परसेंटेज ऑफ वैकेंसी अगेंस्ट DR यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन जेई वर्क्स इज, डायरेक्ट कोटे के तहत जेई वर्क्स के रिक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो ये 60% है। ठीक है, तो ये 60% है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, ये सॉरी, चलो यहाँ पे करते हैं, ये प्रमोशनल कोटा है। ठीक है, और एक और होता है इसके अंदर, ये 15% होता है, जो अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस कोटा के अंतर्गत रिक्रूट किए जाते हैं। ठीक, अच्छे से नहीं लिखा पा रहा तो सॉरी, तो अप्रेंटिसों के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह जेई वर्ष के लिए ये डिवाइडेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, इन केस ऑफ ए रीलोकेशन ऑन रिटायरमेंट विथ इन 20 किलोमीटर्स ऑफ HQ, पोर्शन ऑफ CTG एडमिसेबल इन RB 103 बाई 2017, मुख्यालय से 20 किलोमीटर के भीतर सेवानिवृत्ति पर RB जो संख्या है 103 बाई 2017 के तहत CTG का भाग स्वीकार किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये कहीं पे सॉल्व करके मैंने बताया था। तो ये है कि 1/3 जो है वो किया जाएगा। मान लीजिए कि जो जैसे ऐसे समझिए कि अगर किसी की तनख्वाह 24,000 रुपये है, 24,000 रुपये। ठीक है, इसका जो 80% होगा वो निकालना है, जितना आएगा, और उसका जो 80% का है 1/3 जो होगा वो आपको मिलेगा। ये सवाल यही कर रहा है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। अंडर आरटीआई एक्ट विच subsection of para 81 deals with the information which would impeded the process of investigation or apprehension or a prosecution of offenders and then can be denied। आरटीआई के तहत पैरा 8(1) की कौन सी उपधारा ऐसी जानकारी से संबंधित है जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है और फिर इनकार किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन बी एच जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो डिफिनेशन दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एग्जैक्ट दिया हुआ है पैरा एच में, सबसेक्शन एच में, सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है आरटीआई एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन, आरटीआई अधिनियम लागू हुआ तो 2005 में लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज डैश ईयर्स, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम डैश वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर आर मेंटेन्ड बाय, राजपत्रित अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 SF1 इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि SF जो है ये कभी भी किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं, चाहे आप ACM की तैयारी कर रहे हैं, AD की तैयारी कर रहे हैं, AME की तैयारी कर रहे हैं, APU की तैयारी कर रहे हैं, OS की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह पे होना चाहिए कि SF1 इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 इज ए ऑर्डर ऑफ डिसमिशन, SF3 इज ए सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, SF4 is the revocation of suspension, SF5 is the charge sheet for major penalty, SF6 is the refusing of permission to inspect the document, SF7 is the appointment inquiry officer of board of inquiry, SF8 is the appointment of presenting officer। ठीक है, SF10 is a disciplinary action in common proceedings, और रूल नंबर कॉमन प्रोसीडिंग्स का 13 है, ये भी याद रखना चाहिए। SF10A जो है अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF10B इज ए अपॉइंटमेंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF11 इज ए चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी, SF11B इज ए चार्जशीट फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर inquiry is essential, SF11C is a for making disciplinary action for minor penalty where the charge sheet for major penalty was initially issued। ठीक है, SF12 मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज्ड अंडर रूल नंबर 14(1) एंड SF13 भी एक है जिसका है परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, यानी SF14 है चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो ये अभी जो हमने कहा कि कट इन पेंशन वाला भी हमने जो डिस्कस किया वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुंह पे होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, ये छोटा सा सुझाव है, आगे आप अपने हिसाब से देखें। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि स्कूल पास इज लिमिटेड टू हाउ मेनी फुल सेट इन ए ईयर, स्कूल पास के लिए एक वर्ष में कितने पूर्ण सेट दिए जाते हैं, तो 3 सेट दिए जाते हैं। कभी कभी सवाल ये करते हैं कि कितने दिए जाते हैं, फुल सेट हटा देते हैं और कितने दिए जाते हैं, तो वो कभी कभी 3 को ऑप्शन को छोड़ देते हैं और 6 को ले लेते हैं। तो वहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये दे, क्योंकि ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इसके। अहमदाबाद डिवीजन ने शायद एक बार पूछा था और एक और किसी डिवीजन ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 को देखते हैं। व्हाट इज द लोअर एज लिमिट फॉर CGA नॉर्मली, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो जो न्यूनतम आयु है
वो तो भाई वही रहेंगे जो नॉर्मली होते हैं, 18 साल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम सीसीएल दैट कैन बी ग्रांटेड इज, सीसीएल अधिकतम दी जा सकती है तो 730 दिन की अधिकतम सीमा है इन टायर इन सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेशन इज, पेंशन कम्यूटेशन की मौजूदा प्रतिशत क्या है? 40% अधिकतम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, द हेड ऑफ जोनल रेलवे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जोनल रेलवे सतर्कता संगठन के प्रमुख हैं, एसडीजीएम होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, फॉर पेमेंट ऑफ एचआरए सिटीज आर इज क्लासिफाइड एज, हाउस रेंट अलाउंस के भुगतान के लिए शहरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो अभी जो वर्तमान में है वो एक्स वाई जेड के तर्ज पे वर्गीकृत किया गया है, जो ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है, और अगर आप वर्तमान में रेट भी देखेंगे तो इनके लिए जो है वो अभी 24 से लेके 27 हो गए हैं, अगर ध्यान है तो, और इनके लिए हो गए हैं 18%। ठीक है, और इनके लिए 9%। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि मैन पावर प्लानिंग के तहत प्रति वर्ष कितने प्रतिशत स्वीकृत पदों को समर्पित किया जाना है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सेंक्शनड स्ट्रेंथ आर टू बी सरेंडर्ड एवरी ईयर अंडर एमपीपी? तो इसके अंदर जो है वो 1% के बारे में कहा गया है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है पैरा जो है 228 ऑफ आईआरएम यानी कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 डील्स विद द, तो ये किससे संबंधित है? तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और यहाँ पे जितने 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो ज़रूर पता होना चाहिए, अगर नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आपका नहीं है जॉब, तो कोई बात नहीं, अभी हम आपके लिए बता देते हैं। तो जो करेंसी ऑफ पैनल है ये 2000 है, 205 है, सॉरी 205 है। ठीक है, इसी वॉल्यूम के अंदर, ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम 1 के अंदर ही पैरा नंबर 205 जो है वो करेंसी ऑफ पैनल के बारे में है। ठीक है, और ये जो है ये है 223 सप्लीमेंट्री सिलेक्शन। ठीक है, 223, यहाँ एक और 2 लगा देते हैं। ठीक है, और रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन भी एक इम्पॉर्टेंट ये है, वो है 224 में। ठीक है, 224 में। अब आपका जो बच गया गलत प्रमोशन पदोन्नति, जो इरोनियस प्रमोशन जिसे बोलते हैं, ये पैरा 228 में है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप चाहें तो इसे डायरी में नोट कर लें, बार बार देखें, मैं भी इसे बार बार देखता हूँ, इस तरह की चीज़ें, तो इजी रहता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। पैटर्निटी लीव टू मेल रेलवे सर्वेंट इज एडमिसेबल अप टू, पुरुष रेल सेवक को पितृत्व अवकाश तक स्वीकार्य है, तो 15 दिन तक की स्वीकार्यता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। मैक्सिमम लिमिट फॉर क्रेडिट ऑफ एलपी इज, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 300 होगा कि 300 प्लस 15 होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये 300 ही होगा, क्योंकि इसके बारे में इसी तरह बनाया गया है। लेकिन जिनके 300 से प्लस हैं उनके लिए 300 प्लस का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये कहीं ये नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यही ज़्यादा सही आंसर होगा, मेरा ऐसा मानना है। कहीं कहीं मैंने ये सॉल्व करके बताया भी कि 315 होगा, क्योंकि अगर ये ऑप्शन होता यहाँ पे तो ये ज़्यादा इजी होता।
लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 300 डेज इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 पे आ गए हैं। आफ्टर कम्प्यूटेशन ओरिजिनल पेंशन शैल बी रिस्टोर आफ्टर, कंप्यूटेशन के पश्चात बाद में मूल पेंशन को बहाल किया जाता है, तो 15 ईयर्स के बाद ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 पॉइंट रोस्टर इज कोल्ड एल टाइप रोस्टर। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही है। 14 पॉइंट रोस्टर कहलाता है, एल टाइप रोस्टर ही कहलाता है। ठीक है, बाकी के बारे में मुझे भी नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 93 पे चलते हैं। पी स्टैंड फॉर एपीआर इज, एपीआर में पी का अभिप्राय क्या है? इस क्वेश्चन की एक खासियत है, इन्होंने जो है इस तरह के वर्ड जो है एक्सपेंड करने के लिए जो दिया है, फुल फॉर्म बताने के लिए दिया है, ये काफ़ी दिया है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तो अब देखिए यहाँ एपीआर जो है वो होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट होता है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वर्ड है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। द लोएस्ट पे स्केल इन लेवल 1 इन रेलवे इज, रेलवे में लेवल 1 में न्यूनतम वेतन मान कौन सा है? ठीक है, तो ये 18,000 है। ठीक है, लेवल 2 के लिए जो है, लेवल 2 के लिए जो है, लेवल 2 के लिए जो है वो 19,900 रुपये है। ठीक है, लेवल 3 के लिए जो है वो अगर आपको ध्यान हो तो 21,700 रुपये होंगे। ठीक है, लेवल 4 के लिए जो है वो है 25,500। ठीक है, लेवल 5 के लिए जो है वो है 29,200। ठीक है, और लेवल 6 के लिए है 35,000, नहीं 35,400 ही है। ठीक है, ये है। लेवल 7 भी है जो आपको 44,900 रुपये पे फिक्स करती है। और लेवल 8 भी है जो 47,600 फिक्स करती है। लेवल 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, खासकर जो ग्रुप बी के एग्जाम होते हैं उसमें उनका बेसिक कितना होता है। तो आई होप कि हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू डीआर रूल आर, तो हमने देखा कि 66 जो है वो अभी वहाँ पे पेनल्टीज के बारे में डिस्कस करता है, और 66 के अलावा और भी कोई दिखता नहीं है जो डीआर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी मास्टर सर्कुलर और भी हैं जिनको आपको जांच कर लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट इज लोकेटेड एट, तो कैट के बारे में हमने पीछे काफ़ी कुछ देखा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे जो आंसर होगा वो दिल्ली होगा, इज द राइट आंसर। 96 का ए होगा। ठीक है, चलिए 97 को देखते हैं। HRMS पोर्टल इज डिजाइंड बाय, तो ये जो है वो क्रिस के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 है। हु इज सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम होल्ड एट रेल हेडक्वार्टर लेवल, मुख्यालय स्तर पर पीएनएम के सचिव कौन है? ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, बी चीफ पर्सनल ऑफिसर एडमिन मुख्य कार्मिक अधिकारी एडमिन, सी चीफ पर्सनल ऑफिसर आईआर मुख्य कार्मिक अधिकारी इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आईआर जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 98 का जो बी होगा यही इसका सही आंसर होगा। पीओ इज द सेक्रेटरी एट
हेडक्वार्टर लेवल इन पीएनएम मीटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 पे आ गए हैं। Who is competent authority for appointment under CGA and division level? ठीक है, तो यहाँ पे जो DRM है ना वो होते हैं और हेडक्वार्टर लेवल पे GM होते हैं। CGA में एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई सवाल ऐसा है CGA से रिलेटेड जो आपने कभी पढ़ा नहीं, तो आप GM लगाएंगे ऑप्शन, तो मेरा ऐसा मानना है कि 50 to 80% आंसर का सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है वो DRM और GM के पास ही होती है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपको नहीं समझ में आए तो ऐसा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हाँ तो GM नहीं था तो आपने DRM मार दिया, तो ये भी सही है, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने कहा कि आपको डीप नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत आने वाले एग्जामों के लिए होगी, और ख़ासकर जो आप APO ACM या जो भी ग्रुप बी लेवल के एग्ज़ाम देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। ये आउटडेटेड क्वेश्चन है पर फिर भी उन्होंने शामिल किया है, तो इसके बारे में हम अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास इज, प्रथम श्रेणी ए सुविधा पास का रंग है, कौन सा रंग है? तो एक्चुअली फर्स्ट क्लास ए के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास के लिए जो है वो ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए केवल। अब बच गए येलो। येलो जो है वो सेकंड क्लास ए के लिए किया जाता है, सेकंड क्लास ए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सेकंड क्लास ए। ठीक है, और ये जो है वो केवल स्लीपर सेकंड क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ग्रीन तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ग्रीन को भी देख लेते हैं। ये है फर्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अब अभी जो चल रहा है वो पास जो आते हैं वो यूपीएन के साथ आते हैं। ठीक है, और ये HRMS के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब इसलिए आउटडेटेड हो गया क्योंकि अब कलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट आपको HRMS से लॉगिन करना है, पास के लिए अप्लाई करना है और वहीं से आपको पास आ जाएंगे। फॉर 4 डिजिट के लिए आपको एक बार ही आपको पिन दे दिया जाएगा और यू कैन रिजर्वेशन करा सकते हैं या फिर जो भी कराना है आप करा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। चलिए हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और राजभाषा के क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं ताकि समय की बचत हो सके। 101 कहता है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम जो है वो 10 मई 1963 को पारित किया गया था, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? तो सही आंसर इसका है 9 अक्टूबर 1987। ठीक है, ये सही आंसर है उसका। क्वेश्चन नंबर 104, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय स्तर पे जो होता है वो फिर GM हो जाएंगे, मंडल रेल प्रबंधक। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? तो जो ये प्रशासनिक ग्रेड या उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है, दैट मीन्स
ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, अ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया था? तो ये 1955 में सौंपा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। ठीक है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे आ गए हैं, एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जैसे कि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 346 जो है वो सही आंसर है इसका। लेकिन इसमें जो है 344 काफ़ी चीज़ों को मिक्स किया गया है, 1 2 3 करके इनके सब कॉलम या सब सेक्शन कह सकते हैं उनको है। आर्टिकल 210 जो है 210 जो है वो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का है वो है, और 120 यानी कि 120 जो अनुच्छेद 120 है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है। तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और ये जो है वो लेजिस्लेटर जो होते हैं विधानसभा उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1010 पे आ गए हैं, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने इस पेपर को काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व किया, और काफ़ी कुछ जाना सीखा। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। इस पेपर को सॉल्व करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे अपने नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिला। आई होप कि आपको भी अपने नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखते हैं और कि कैसे और क्वेश्चन आ रहे हैं। हम अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, और अपने नॉलेज को अपडेट करने का सही तरीका है कि हम एक दूसरे से सीखते रहें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं लगता है अच्छा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।